अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। आज की सुबह एक और सुबह नहीं बल्कि एक ऐसी सुबह है जहां दुनिया की सियासत का मरकज़ इस वक्त इस्लामाबाद बन चुका है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है और दुनिया भर की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर हैं। एक तरफ ईरान, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और दरमियान में पाकिस्तान, जो अमन की उम्मीद के तौर पर सामने आ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कुरैशी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया और बुलाया यहाँ और मौजूदा मौजू के ऊपर। सर, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सलमान राना सलमान, जो कि एक यहाँ पर शो भी होस्ट करते हैं, एंकर हैं, और उनसे भी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। वेलकम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया युसरा। कैसे हैं सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह युसरा, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सर, मैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर आपका तज्ज़िया जानना चाहूँगी कि कैसी सिचुएशन चल रही है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से थोड़ा सा अब चेंज नज़र आ रहा है। ईरान की तरफ से वफूद का भी कोई ऐलान नहीं किया गया अभी तक, और भेजने से सुनने में आ रहा है कि इनकार भी आ रहा है जब तक ये नेवल ब्लॉकेट्स अमेरिका की तरफ से ख़त्म नहीं की जाएंगी। तो सर, किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? देखें, इस मौजू को समझने के लिए ना आपको इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर दो इश्यूज़ हैं, एक है ईरान अरब इशू और एक है ईरान अमेरिका इशू। ईरान अरब इशू जो है ना, वो बहुत पुराना इशू है। तारीख़ी तौर पर आप यूँ समझ लें कि 4000 साल से अरब और ईरान की राइवलरी है, और इस राइवलरी को इस हद तक आप देखें कि इस्लाम से पहले आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए खुशखबरी दी थी अरबों को कि ईरानी हार जाएंगे और रोमी जीत जाएंगे। सूरह रोम में ये बाकायदा खुशखबरी दी गई, और ये इसको आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक जिसे कहते हैं कि खबर भी दी गई, और इसको मौजज़ाती तौर पे कहा गया कि भाई रोमी जो है ना वो ईरानियों से जीत जाएंगे, लेकिन बाद में रोमियों को मुसलमान हरा दें। तो अरबों के लिए ईरानियों को हराना या ईरानियों की शिकस्त बड़ी पुराना बैकग्राउंड है। ये तो है, उसका एक पहलू है। दूसरा ईरान का और अमेरिका का, असल में पहले तो अगर आप देखें तो ईरान के 150 साल से जंग अज़ीम के बाद, जंग अज़ीम अव्वल के बाद अमेरिका के साथ मिसाली रिलेशनशिप थी। लेकिन जब ये इस्लामी इनकलाब आया 79 में, और उसके ऊपर उनके जो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के अंदर इन्हें हॉस्टेजेस बनाया, अमेरिकन को। कार्टर का दौर था, वो नेगोशिएशन नहीं चली, और वो इतना लंबा अरसा वो हॉस्टेजेस में रहे कि वो तलखी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके बाद ईरान और अमेरिका की इतनी डायरेक्ट राइवलरी आ गई कि ईरान में कोई भी तकरीब हो, कोई फंक्शन हो, तो वो मर्ग बर अमेरिका का नारा लगता था। चाहे कोई भी हवाला हो, लेकिन मर्ग बर अमेरिका का हवाला होता था। अब उसके अंदर अमेरिका और इसराइल को, अगर आप इस ट्रायंगल में अमेरिका और इसराइल को फिट करें, तो इसराइल बेसिकली अमेरिका ने अपने मफादात के लिए एक मुल्क है, क्योंकि अगर उसे अमेरिका में मदद ना दे तो इसराइल सर्वाइव भी नहीं कर सकता, ना इकोनॉमिकली, ना पॉपुलेशन वाइज, ना जोग्राफिकली वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसराइल को सर्वाइव कराने के लिए अमेरिका ने ये ग्रेट गेम जो शुरू किया, ये 1980 से इसका आगाज़ होता है कि पहले उन्होंने इराक और ईरान की जंग कराई 10 साल में, ताकि ईरान के उस ज़माने में ईरान सबसे बड़ी सुपर पावर थी इस गल्फ़ की, उनके पास इतना असला था। अब उसको कंज्यूम करने के लिए उन्होंने 10 साल लड़ाई कराई, ईरान के तमाम वसाइल उसमें कंज्यूम हो गए, ईरान इतना कमज़ोर हो गया। उससे इराक मजबूत हो गया, वो भी इसराइल को वारा नहीं खाता था। तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने इराक, सीरिया, लीबिया, इन सब को फारिग कर दिया। अब ईरान आखिरी थ्रेट था। अब ये जंग जो भी हो रही है, ये अब तो मतलब ओपन हो गया है, चीज़ें आ भी गई हैं कि ये नेतन्याहू ने ये प्लान पिछले 2 सदूर को अमेरिका में पेश किया था, बाइडन को भी पेश किया था, ओबामा को भी पेश किया था, लेकिन दे रिफ्यूज्ड, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जंग नहीं है, ये दलदल है और इसमें हम फंस जाएंगे। लेकिन ट्रंप जो है ना, अगर आप इसका मतलब एक पर्सनैलिटी एनालिसिस करें ना, तो ट्रंप जो है ये खुद जिसे नुमाई का भी शौक़ है, और इसको मतलब जिसे कहते हैं एक अपनी ज़ात से बढ़कर अपने आप को पेश करने का शौक़ है। उसमें नेतन्याहू ने इसको इस तरह ट्रैप किया कि जनाब ये तो 2 दिन के अंदर ईरान सर्वाइव नहीं करेगा और आप ईरान जीत जाएंगे और आप दुनिया में अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े लीडर बन जाएंगे। वो उस ट्रैप में आ गया।
और ये अब सिचुएशन इस जगह फंस गई है कि जो ना निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है। तो सर दूसरी दोनों जानिब से, ख़ासकर अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा बयानात भी आ रहे हैं और वहाँ से तासुर ये एक मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री क्लेम करने के लिए ऐसे बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको या इस तरह महसूस हो रहा है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है अभी? नहीं, इसको थोड़ा सा समझने के लिए फिर आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को ज़रा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है ना, इवन अगर आप बिजनेस में भी देखें ना, कोई जब आपने बड़ी डील करनी होती है ना, तो आप उसको मतलब बड़ी हाई से शुरू करते हैं। मतलब ऐसे ही मजाकन अगर आप ले लें तो आपने कभी कालीन बेचने वाले को देखा है पठान को कि वो कालीन की कीमत मांगता है 5,000 और फिर आपके नर्व्स का कमाल है, आप वो 500 में खरीद लें या 600 में खरीद लें या 800 में। तो ये इतनी बड़ी डील हो रही है, इसके अंदर दोनों एक दूसरे के नर्व से खेल रहे हैं। दोनों को ये पता है कि हमारे असल पॉइंट जो एग्री पॉइंट टू एग्री कौन से हैं, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर मतलब मैं समझता हूँ जो लोग डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो उन्हें इंटरनेशनल अफेयर्स का इल्म नहीं है। ये दोनों इसलिए बबा गए, एक तो दो चीज़ें हैं, एक उन्होंने एग्रीमेंट करना है और एक दोनों ने अपनी आवाम को भी राज़ी करना है। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया है उनके टैक्स पेयर मनी का। वहाँ ये सवाल उठेगा कि अगर ये जंग इतनी ही मतलब आपने सिर्फ अपना हुरमज़ी खुलवानी थी तो वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी, तो आपने ये क्यों किया? तो वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कि जी हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान के पास कुछ भी नहीं रहा, हमने ये सारे वो ये करे। दूसरी तरफ ईरान में अगर आप देखें तो वहाँ पावर कॉरिडोर्स दो अलग-अलग हैं। एक ईरान की जो आपको सामने गवर्नमेंट नज़र आती है, एक है पासदारान इनकलाब। उनके अंदर उनका सोच भी डिफरेंट है और उनकी की पूरी प्लानिंग भी डिफरेंट है। अब वो दोनों ने एक दूसरे को एग्री करने के लिए और आवाम को ये एग्री करने के लिए कि उन्होंने ये कहा कि ईरानी कभी सरेंडर नहीं करते, ईरानी 4000 साल से फाइटर हैं। अब आप देखें जब इतने हाइप पे आप ले जाते हैं ना, तो यकदम आप कहें कि जी ये हमारे दोस्त हो गए। यानी पहले आप कह रहे हैं मर्ग भर अमेरिका और उसके बाद आप कहते हैं जी ठीक है जी हम दोस्त हो गए, और हम तो ऐसे नहीं। तो ये हाइप क्रिएट हो रही है। और रह गया आपकी बात, देखें अमेरिकन आज शाम को पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। ईरानी इसलिए भी अनाउंस नहीं कर रहे कि सिक्योरिटी रीज़न है। पाकिस्तान भी चाहता है कि वो उस वक्त, देखें पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि ईरानी जब रात को पहुंचे थे तो उस वक्त टीवी पे आपको पता लगा था कि ईरान का डेलीगेशन पहुंच, ईरान का डेलीगेशन आ रहा है। बिल्कुल आप तसल्ली रखें, वो भी आ रहा है, अमेरिकन भी आ रहे हैं। अब सिर्फ जो इशू है ना, आखिरी इशू है, एक तो ये कि इसको एग्रीमेंट को नज़दीक लाना है। दूसरा इशू ये है कि एग्रीमेंट इस तरह का हो जाए कि दोनों विन विन पोजीशन में हों। और उसके बाद रात भी शहबाज शरीफ साहब की बात हुई है ईरानियन प्रेसिडेंट से। बेसिकली ट्रंप इस एग्रीमेंट को एक पब्लिसाइज इंटरनेशनल इशू बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जब मैं ये एग्रीमेंट साइन करूं तो मेरे दाएं बाएं सिर्फ मतलब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ना हो, मेरे एक तरफ तैयब अर्दगान खड़े हों, दूसरी तरफ इजिप्ट के प्रेसिडेंट खड़े हों, मोहम्मद बिन सलमान खड़े हों, ताकि मैं इसको एक इंटरनेशनल इवेंट इशू बना के और वो जो उसका ख्वाब है नोबेल प्राइज़ वाला, मैं उसके नज़दीक पहुँच सकूं। चलें, अच्छा जी सलमान, आप क्या सोचते हैं सिचुएशन के ऊपर? आप काफ़ी डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं इस इशू को, तो किस तरह आप क्या इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सोचते हैं इसके ऊपर? अच्छा, मैं सर की बात को इस सेकंड करूँगा। वो यूँ है कि दोनों ममालिक में ना अपने जो सरबराहान हैं जो इनके, उन्होंने अपने दोनों ममालिक की आवाम को तसल्ली देनी है। सबसे ज़्यादा मसला तो आएगा अमेरिका के साथ, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इनके इलेक्शंस हैं दोबारा, और उसमें अगर ट्रंप नहीं जीतता तो उसकी आने वाली सियासत जो है उस पर एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। तो ट्रंप की कोशिश यही है कि मैं किसी तरीके से इस तरह पोर्ट्रे करूं कि ये जंग मैं जीत गया हूं। और अच्छा, इसी असना में जो ये बयान दे रहा है ट्रंप, आपने देखा होगा बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आते हैं। तो एक अमेरिका की ये याद रखिएगा साइकी है कि वी आर सुपीरियर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। और अमेरिकी अवाम का हर एक नुमाइंदा जो है वो पूरे दुनिया के तमाम लोगों में सबसे बड़ा है। तो उस चीज़ को भी उन्होंने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वैसी है। अब अगर ट्रंप इसमें कोई फॉल्स प्ले करता है, यानी कि अपने बयानात से थोड़ा सा नरमी दिखाता है, कुछ वहाँ पर फिर एक
सवाल ये पैदा हो जाएगा, ले जी, क्योंकि इस वक्त जितना नुकसान अमेरिका का वो कर चुका है, आप ये देखें कि उसके अभी फौज आमने सामने नहीं हुई और मेरे ख्याल से फौजें आमने सामने होंगी भी नहीं, क्योंकि ये दौर अब फौजी दौर नहीं है। जब आप इंटरकॉन्टिनेंटल लड़ते हैं ना, तो फिर फौज उस वक्त आप डिप्लॉयड करते हैं जब आप उसकी तमाम चीज़ें ख़त्म कर चुके हो। अमेरिका का एक शुरू से ये वतीरा रहा है कि वो जिस भी मुल्क के ऊपर उसने हमला किया, सबसे पहले वो उसकी मिसाइलों को ख़त्म करता है कि मेरे जो बहरी बेड़े हैं या मेरे जो जहाज़ उतरने हैं उसकी एयरफोर्स ना हो, ताकि मेरे जो ट्रूप्स हैं वो इजीली डिप्लॉयड हो सकें, प्लस उसके पास कोई मिसाइल ना हो जो कि मेरे फौजी अड्डों को या फिर मेरे बहरी बेड़ों को टारगेट कर सकें। तो इस बिना पर अगर आप ये चीज़ नोट करें कि वो अभी तक इस पोजीशन पर नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से रिटेलिएट ईरान ने किया, तो वो अभी इस चीज़ से डरे हुए हैं। और दुनिया ने ये चीज़, चाहे वो ट्रम्प माने या ना माने, दुनिया ये मानती है कि अमेरिका का नुकसान ज़्यादा हुआ है, और जिसका नुकसान ज़्यादा हुआ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो हार गया है। तो हार जो है वो तस्लीम नहीं हो सकती। अच्छा सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वेस्टर्न पावर्स ने इस दफ़ा अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। नेटो की तरफ से भी जो अमेरिका की तरफ बयान नेटो के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, तो बहुत तासुर मिलता है। क्या महसूस हो रहा है? देखिए, ये नेटो और अमेरिका का रिफ्ट शुरू हो गया था, अगर इसको थोड़ा सा आप माजी के हवाले से देखें ना, जब यूक्रेन वार हुई है ना, तो वहाँ से अमेरिका का और यूरोप का डिस्प्यूट शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन वार को यूरोप की वार के तौर पे लिया और उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। दूसरे 2-3 वजूहत थे। पहले बाइडन था, तो बाइडन के क्योंकि प्यूटन के साथ इतने अच्छी रिलेशनशिप ही नहीं थी, तो इस वजह से वो उनकी कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। जब ट्रंप आया तो ट्रंप और प्यूटन की बड़ी मिसाली नेगोशिएशन थी। उसने स्टार्ट यही किया कि जी मैं इस जंग को फ़ौरन रोक लूँगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे उस आपस में प्यूटन और उनकी अंडरस्टैंडिंग होती आई, उसमें उन्होंने यूरोप को सबक सिखाने के लिए इस जंग को लंबा किया, और यूरोप को ये बात समझ आ गई, ख़ास तौर पे फ्रांस और जर्मनी वालों को, तो उनको ये बात समझ आ गई कि अब हमें यूरोप को अगर संभालना होगा तो हमें खुद अपना होगा। इस हवाले से उन्होंने, क्योंकि रशिया उनका पड़ोसी मुल्क है, अमेरिका उनसे 7000 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने बेहतर समझा कि हम नई जो अलाइनमेंट दुनिया की देखें, इस जंग के ख़ात्मे के बाद एग्रीमेंट जो भी होता है, आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि अगले साल तक ही एक दुनिया में नई अलाइनमेंट्स आएंगी। उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ का भी नया होगा, और उसमें ये जो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क को बड़ा ही अल्लाह ताला ने एक इम्पॉर्टेंट टाइम के ऊपर हमें अल्लाह ने हमारी ब्लेसिंग्स है अल्लाह की, कि हम एक ऐसे रोल में आ गए हैं कि अब इस्लामी मुल्कों को ये एहसास हो गया कि तुर्की और पाकिस्तान के अम्ब्रेला के बगैर हमारी सर्वाइवल मुश्किल है। इसी तरह यूरोप को ये अंदाज़ा हो गया कि रशिया और चाइना से लड़ के हमें अमेरिका सहारा नहीं दे सकता। हमने अगर बिजनेस करना है तो हमें चाइना की ज़रूरत है, और अगर हमने अपने आप को सिक्योर करना है तो हमें रशिया से दोस्ती की ज़रूरत है। इसलिए जो आपने बात की वो बिल्कुल उस हवाले से सही है कि यूरोप को ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिकन आर नॉट गुड एलाइज। अच्छा सर, अभी हम जाते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो सर से मज़ीद क्वेश्चंस भी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान की इशू के ऊपर, तो इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कुरैशी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पहले मुज़ाकरात हुए हैं, जेडी वेंस भी आए थे, उसमें और भी 2 लोग, जेरेड कुशनर और ये सब मौजूद थे, और ईरान का भी वफूद था। सर बहुत सारे लोगों का और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पहले जो थे मुज़ाकरात वो नाकाम हो गए, जबकि पहले एक दिन का तो ये प्रोसेस यकीनन नहीं होता और ना ही उसमें एग्रीमेंट हो सकता था। तो सर उसमें क्या बातें हुई, क्या चीज़ डिस्कस हुई, और जो यहाँ दूसरे दौर तक पहुँच रहे हैं, तो वहाँ से तो साबित यही होता है कि कुछ ना कुछ कामयाबी मिली थी तो दूसरे दौर तक पहुँचे हैं। तो उसमें क्या डिस्कशंस हुई, क्या अंदाज़ा है, और क्या चीज़ें, क्या आपके सोर्सेज क्या कहते हैं उसमें? क्या पहली बात तो ये है कि जो नाकामी है ना, वो अगर नाकामी होती तो फिर उस दिन के बाद जंग बंदी ना होती। दूसरी बात ये है कि जब आप 49 साल बाद, मैंने बताया आपको कि
ईरान की पूरा जो आइडियोलॉजिकल एक उन्होंने बिल्डिंग एम्पायर खड़ी की थी ना, वो था मर्ग बर अमेरिका और शैतान बुजुर्ग अमेरिका। अब 49 साल का ये बुग़्ज़ 1 मिनट में नहीं ख़त्म हो सकता। 1 मिनट में। पहली मीटिंग की जो सक्सेस है ना, वो ये है कि अमेरिका के 15 पॉइंट्स थे, ईरान के 10 पॉइंट्स थे। वो अगर आप उनको देखें तो एंड में आके 3 पॉइंट पे आ गया। 3 पॉइंट क्या हुआ कि एक आबनाए हॉर्मुज़ खुली रहेगी, दूसरा अमेरिकन ईरान जो है एटमी हथियार नहीं बनाएगा, तीसरा ईरान ने मुतालबा किया कि जी हमें डैमेजेस दें। आप ये सक्सेस देखें ना कि 25 पॉइंट से 3 पॉइंट्स पे आ गए। 3 पॉइंट्स पे। अब इन 3 पॉइंट्स को फाइनल अप्रूवल के लिए ना जेडी वैंस के पास ये पावर थी, ना कालीबाफ और जो अपने फॉरेन मिनिस्टर अब्बास उनके पास, इराक़ची के पास ये पावर थी। दोनों ने, अच्छा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उन्होंने अपनी सेनेट की कमेटी से, पेंटागन से, उनसे डिस्कस करके इशू सॉल्व करने थे। ईरानियन ने अपने रेबर से भी डिस्कस करना था। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, पासदाराना इनकलाब का पावर स्ट्रक्चर उनके पास है, तो उन्होंने उनसे डिस्कस करना था। उस सारी चीज़ को हुआ। फिर इन चीज़ की अब आप नेटिग्रिटीज़ में देखें, फिर अरबों को, क्योंकि अरबों ने मतलब बिला वजह ये लड़ाई अमेरिका, इसराइल और ईरान की थी, अरबों का तो मुफ्त में नुकसान हो गया, उन्हें पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ था। तो अरबों को भी ये बताना था कि जी आपको मतलब इसमें नुकसान नहीं होगा और ईरान को। इसलिए आप ये देखें कि सह तरफा ये ट्राई शुरू हुई। हमारे फील्ड मार्शल ईरान चले गए, उन्होंने पासदाराना इनकलाब से, वरना देखें दुनिया का ये कभी प्रोटोकॉल नहीं होता कि हालत जंग में एक मुल्क का आर्मी चीफ दूसरे मुल्क में दौरा करे, जबकि वो सालसी भी कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि वहाँ जाके पासदाराना इनकलाब को मिलिटरी समझाना था कि जनाब अगर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसानात होंगे, कर लेंगे तो ये फ़वाइद होंगे। सर अच्छा, सब बात यहीं से फिर दोबारा शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ ईसा खेल से। युसरा लोग आपको वेलकम, आप कंपेयरिंग के लिए यहाँ तशरीफ लाए तो अल्लाह करे बहुत बेहतर हो और अच्छी कंपेयरिंग कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तजज़िया कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये होगा, क्या आलमी जंग शदीद तरीन हालात हैं और आलमी जंग के खतरात बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? ट्रंप साहब सुबह दोपहर शाम इनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदलती रहती हैं। बात के लिए कोई ऐसा अगर फील्ड मार्शल को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना बेहतर समझते हैं तो उनकी बात भी सुन लें कि आपकी इस तरह की बात से आलमी जंग का खतरा भी है और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी सफर कर रही है। आप पेट्रोल की प्राइस देखें, आप गैस की प्राइस देखें, आप शायद खुर्दनोश देखें, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और पीस प्रोसेस तो इतना क्लोज हो चुका था और उसके लिए आप डेलीगेशन भी पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो फिर आप खामोश रहें। आपने ईरान के जहाज को हाईजैक कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया, हालांकि वो चाइना से अपने ख्याल आ रहा था। तो कुछ तो सेक्रीफाइस भी करें ना। सारी चीजें अगर आप बनवा रहे हैं तो इसका मतलब है आप आदमी जंग की तरफ जा रहे हैं। आप इस प्रोसेस को सिर्फ एक ढोंग है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले उनको उनकी माइंड, उनका जो माइंड है उनको क्लियरेंस करानी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना ये पीस प्रोसेस जो है ये खतरे में पड़ जाएगा और आदमी जंग के खतरे के अलावा हमारे नेबर्स कंट्री में भी आपकी शायद गुजरोश नहीं होगी। बहुत बड़ी जो है आपको जो फाका कशी का खतरा है, 2 से 2.5 करोड़ लोग मुतासर होंगे जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो ये उसके माइंड में कौन बिठाएगा? हमें तो समझ नहीं आ रही। तो इतना क्लोज जाके वो फिर एक स्टेटमेंट सुबह दोपहर शाम बदल रहे हैं, तो उनको कौन समझाए? ईरान के साथ अगर डील कर रहे हैं तो उनके जहाजों को रोकना, उन पर फायरिंग करना, आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं। तो आप फ्री के साथ है, कभी आप कहते हैं पीस। ओके थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन आ गया सर से, हम पूछते हैं सर, उनका क्वेश्चन आपने सुन लिया है कि मजीद एस्केलेशन की तरफ ना चला जाएगा ये मामला। पहली बात तो ये मैं बताऊं, आलमी जंग उस वक्त होती है जब पहली, अगर आप 2 आलमी जंगों का मुताला करें, जब 2 बड़ी ताकतें मुतहारब हों। यानी आप देखें कि पहली जंग अजीम जो हुई थी उसमें एक तरफ सल्तनत उस्मानिया थी, दूसरी तरफ इटली की हुकूमत थी और जर्मनी था, एक इनका यूनाइटेड फ्रंट था, तीसरी तरफ रशिया और उसके यूरोपियन अलायंस थी।
दूसरी जंग अजीम में भी आप ये सिचुएशन देख लीजिए कि एक तरफ जर्मनी, जापान और उनके अलाइज थे, दूसरी तरफ अमेरिकन और यूरोपियंस के अलाइंस थे। इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दुनिया में अगर आप देखें तो फिजिकली या आपको जोग्राफिकली 3 ताकतें नज़र आती हैं दुनिया के ग्लोब में, एक अमेरिका, एक रूस और एक चाइना। इस वक्त अमेरिका, रूस और चाइना की आपस में कोई लड़ाई नहीं। रूस, चीन और अमेरिका बल्कि इस नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि ये जंग बंद करनी। इसलिए आलमी जंग का तो मैं समझता हूँ कि इसको सोशल मीडिया का शोर कह सकते हैं, वरना आलमी जंग का बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं है। आलमी जंग का वो इसलिए कि इतनी हाँ उस दिन जंग होगी जिस दिन रशिया और चाइना का अलायंस बन जाए और वो अमेरिका के मुखालिफ हो जाए। ऐसी अभी सिचुएशन नहीं। तीसरी बात जो उन्होंने कही ना कि जहाज़ उन्होंने रोक लिया, अगर आप इसको भी स्टडी करें ना, हम थोड़ा सा मीडिया हाइप भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ख़ास तौर पे देखें आप इसको इस खबर को ब्रेक भी CNN और फॉक्स न्यूज़ ने किया। सबको पता है कि उसके पीछे स्पॉन्सर इजरायली लॉबी है और वो नहीं चाहते कि ये एग्रीमेंट हो। आप देखें पिछली दफ़ा भी जब एग्रीमेंट होने लगा था तो इस टाइप की 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, लबनान की वार शुरू कर दी गई थी। अब भी ये रात वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, ये जहाज़ ईरान का नहीं है। अच्छा। पहली बात तो आपको बता दूं, ये ईरान में रजिस्टर्ड जहाज़ है। ये चाइना से जहाज़ आ रहा था और आगे जा रहा था, तो ईरान का रजिस्टर्ड जहाज़ है। और उसको भी उन्होंने देखें, अगर उन्होंने मारना होता ना तो उन किश्तियों को मारते जो ईरान की डिफेंस वाली किश्तियाँ जिन्होंने आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी की हुई है। अमेरिकन से उनको तो नहीं हुआ। वो मैंने आपको बताया कि वो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि जंग बंद होने से पहले कहें कि देखें जी इतने ख़तरनाक पोजीशन हो गई थी लेकिन हमने जंग बंद कर दी और हमने दुनिया को। तो वो ये सिचुएशन है, ये नहीं है। और इसीलिए उन्होंने उसको यरगमाल बना के जहाज़ को खड़ा कर लिया, चला उसके ऊपर कंटेनर लोड है। अच्छा, एक तिजारती जहाज़ है, आप यूँ समझ लेना कि एक आदमी अगर कार में जा रहा है और वो गैर मुसल्लह कार है, आगे एक मुसल्लह पुलिस या फौज वाले खड़े हैं और उस गाड़ी को रोक के अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो उससे क्या मतलब हो सकता। तो वो तो या उन्होंने लड़के कोई कब्जा नहीं किया, ना ही उन्होंने ईरान की कोई जिसे कहते हैं फौजी किश्ती को हिट किया। तो ये तो एक बड़ा जहाज़ है, बहुत बड़ा कंटेनर का जहाज़ है। और उसको सही सर। अच्छा, दूसरा ये कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट वाला इशू है, ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। दूसरा अमेरिका का मुतालबा है कि इसको रिवर्स किया जाए। सुनने में आ रहा था पहले 20 साल का कहा जा रहा है, बट ईरान की तरफ से 5 साल तक माना जा रहा है। अब मामला उससे भी आगे बढ़ गया है। तो सर ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट का ना एक परसेंटेज होती है, आप उसको थोड़ा सा समझें। एनरिचमेंट इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है, मतलब आप अगर एनरिचमेंट की एक परसेंटेज होती है। एटमी हथियार बनाने के लिए आपको यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है 85% प्लस, यानी उसकी प्योरिफिकेशन 85% प्लस पे जाए। लेकिन अगर आपने मेडिकल उसमें इस्तेमाल करना है, आपने उसको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इस्तेमाल करना है, तो वो 15 से 20% होती है, वो अलहदा एक इशू। ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास 450 किलोग्राम के करीब मौजूद थी, जिसके ऊपर 2 अलग-अलग खबरें। एक तो ये कि उन्होंने वो सेव की हुई है, दूसरा ये कि जब अमेरिका ने बम्बार्डमेंट्स की थी तो वो अंदर दब गई। तो उसके 2 इश्यूज हैं। एक तो उसको डिग आउट करना है। पहली बात ये कि अमेरिका को भी पता है कि ईरानी एटम बम या एटमी हथियार नहीं बना रहे, क्योंकि इसके हवाले से मरहूम अली खामनाई साहब ने फतवा दे दिया था कि एटमी हथियार बनाना हराम है। उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई थी। अब वो फिर मैंने आपको बताया ना कि ये फेस सेविंग और एक विक्ट्री पॉइंट बन रहा है। अब जो इसके ऊपर बज़ाहिर लग ये रहा है कि जैसे रशियंस ने भी कल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम एनरिच यूरेनियम को जो है ना अपने पास सेव करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ से एक नई ऑफ़र दी थी कि जी एक हम एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इंटरनेशनल, उसकी और इंटरनेशनल कंसोर्शियम बना के अपनी सुपरविजन में ले लें। तो ये इशू मतलब वो मैंने नहीं समझता कि ये कोई अनसॉल्व्ड इशू है। इसके ऊपर बहुत वर्किंग हो चुकी है, बल्कि यूँ समझें कि जब ये 12 और 13 अप्रैल को टॉक्स हमारी सस्पेंड हुई थी ना, उसके बाद भी अगर आपने देखा होगा तो मीडिया में और चीज़ों में खबरें आती रही हैं कि जो टेक्निकल लेवल पर ना ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं। और यहीं से आप देख लें, जो मैंने आपको कालीन वाले का किस्सा सुनाया था कि भाई 5 साल और 20 साल है ना जी, तो इसकी दरमियानी मुद्दत निकल एक ही। अगर या तो ये होता है ना कि जी ज़ीरो होता कि जी आपने बस ख़त्म, 5 साल या 10 साल 20 साल नहीं, अब 5 साल आप कह रहे हैं।
कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी होगा, उन्होंने ईरानियों को समझाया होगा कि जनाब अगर आप 5 साल कह रहे हैं तो 7 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। अच्छा, अमेरिका में वैसे भी आपको पता है कि जब नई गवर्नमेंट आती है ना तो नई पॉलिसीज़ होती हैं। कल को रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती, डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, ऑल टुगेदर नई पोजीशन हो जाएगी। तो इस वजह से ये सारे इश्यूज ऐसे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 2 दिन ना दुनिया में पाबंदी लगा जाए ना कि आप ईरान और अमेरिका और इजराइल के हवाले से कोई खबर नहीं देंगे, आप देखिएगा कि ये एग्रीमेंट, आपको लगेगा कि एग्रीमेंट तो बड़ा आसान हो गया। ये खबरें, क्योंकि हर एक ने सेल भी तो करना है। आपको पता है कि अब आजकल मीडिया जो है वो सिर्फ मीडिया नहीं है, इट इज़ मतलब कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। तो सर ये जो मेरे ख्याल में जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला इशू है, उससे ज़्यादा बड़ा एटम बॉम्ब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। उसको बंद करने के बाद उसने दुनिया को, ईरान ने बंद करके दिखा दिया है। नहीं, देखे ना, मैं आपसे ये बता, देखें इश्यूज किस तरह चेंज होते हैं। यानी आपने जंग लड़ाई ये लड़ी कि जी हम उसको ईरान की चेंज करेंगे, आप रेजिम चेंज नहीं कर सके, आपने मार दिया, नए लोग आ गए। फिर आपने ये कहा जी हम ईरान को मुकम्मल बर्बाद कर देंगे, वो भी आप नहीं कर सके। फिर आपने कहा जी ईरान का एटमी असला तो बना ही नहीं था। अच्छा, जंग से पहले यानी जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है, आबनाए हुर्मुज़ तो खुली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग आबनाए हुर्मुज़ के लिए तो हो ही नहीं रही। अब ईरान ने स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो ईरान ने बड़ा अच्छा किया कि उसने पूरा जो इशू था ना उसको डाइवर्ट करके आबनाए हुर्मुज़ को एक इकोनॉमिक इशू बना दिया। इकोनॉमिक इशू बना दिया। सर यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान और अमेरिका के जो अमन मुज़ाकरात होने वाले हैं उस पर हम बातचीत कर रहे थे, तो सलमान की तरफ चलते हैं, सलमान से जानने की कोशिश करते हैं। सलमान, पाकिस्तान का किरदार जो सालसी का है वो कितना अहम है, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? किस कदर पाकिस्तान ने एफ़र्ट्स की हैं, सफारतकारी किस कदर कामयाब नज़र आ रही है? आपका क्या इसके ऊपर टेक है? देखें युसरा, पाकिस्तान की सफारतकारी को तो पूरी दुनिया मान रही है। ख़ास तौर पे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जैसे जैसे इनके दूसरे दौर का वक्त करीब आ रहा था तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने एक दिन के अंदर 3 मुल्कों के दौरे किए, उनके वज़रा से मिले, सदूर से मिले। तो इसी के साथ साथ फील्ड मार्शल जो हैं वो तेहरान गए और वहाँ जाकर भी उनके सदर से मुलाकात हुई। तो इससे साफ पता चलता है कि वो लोग इस वक्त अच्छी खासी डिप्लोमेसी जो है वो यूज़ करते हुए दुनिया में अमन चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था, अगर आप देखें 10-11 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ, उससे पहले जो है वो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं नज़र आ रहा था जो सालसी दरमियान में कर सके। और जाहिर सी बात है कि अगर रशिया, अगर आप कहते हैं जी कि भाई बड़े ममालिक में रशिया और चाइना है तो जी इनको आना चाहिए था, तो वो बयानात की हद तक तो थे। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते तो फिर जंग का सिनेरियो कुछ और हो जाता। अगर अमेरिका उनकी बात ना मानता मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब तो ये था कि वो सीधा सीधा ये कहते कि जी अब हमारे साथ भी तुम्हारी जंग है, ठीक है। हाँ, जो ये बड़े ममालिक थे ये सिर्फ बैठकर देख रहे थे कि अमेरिका कर क्या रहा है। और फिर दूसरी चीज अगर मैं इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो ये चीज नजर आती थी कि अमेरिका के जो हथियार थे उनका भी जायजा लिया जा रहा था कि ये कितने मोहलिक है और कितना कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि F-35 रैप्टर और F-22 इस तरह के जो हवाई जहाज थे उनके बारे में भी उन्हें पता चला कि इन्हें किस तरह लॉकडाउन किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाती है पाकिस्तान की बात। अब दरमियान में पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क था जिसके ईरान से ताल्लुकात भी अच्छे थे। तो इसने पेशकश की, पहले क्या किया कि आपने देखा होगा कि 10 अप्रैल से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के जो वज़रा हैं उन्होंने सफारतकारों से मुलाकातें की पाकिस्तान में रहकर। किसमें? उसमें सऊदी अरब शामिल था, उसमें तुर्किया शामिल था, उसमें ये ईरान भी शामिल था और एक दो और ममालिक भी थे। तो उनके साथ बैठकर इनकी सफारतकारी पहले वहाँ से बात शुरू हुई कि यार हम आते हैं और हम आप लोगों का जो है वो सुलह सफाई कराते हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद
आपने देखा होगा कि चाइना जो है उसके साथ इन्होंने बात की पाकिस्तान में कि हम ये करने जा रहे हैं, तो उस पर फिर एतमाद में लिया गया चाइना को और रशिया को कि भाई आओ बैठो और ये मामलातों को सॉल्व करो। उसमें वजह क्या थी? उसमें वजह ये थी कि देखें, अगर ये जंग थोड़ी सी और एस्केलेट करती है तो उसमें जो नुकसान होना था, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था आलमी मईशत का। जो पूरी दुनिया की मईशत थी वो डाउन जा रही थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अपनी आप बात कर रहे हैं, देख लें कि जैसे ही ये हुर्मुज़ जो है वो बंद हुआ तो हमारे पेट्रोल की प्राइसेस कितनी हाई चली गई, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी महंगाई जो है उसका भी बूम आना शुरू हो गया। तो उस चीज़ की पेश नज़र पाकिस्तान का किरदार जो है वो सराहा जा रहा है। सर अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खित्ते पर क्या असरात पड़ सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात नाकाम तो डिजास्टर होगा, खित्ते पे नहीं होंगे, उसके असरात पूरी दुनिया पे आए। क्योंकि देखें, अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि यूरोप में जेट फ्यूल जो है वो बिल्कुल 2 या 3 दिन का रह गया। अगर जेट फ्यूल नहीं जाता तो आप यूँ समझें कि पूरी दुनिया की जो फ्लाइट्स हैं और फ्लाइट ऑपरेशन है वो क्लोज हो जाएगा। जब फ्लाइट ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा तो उससे सिर्फ लोगों के आने जाने का इफेक्ट नहीं आएगा, तमाम इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जितनी भी एडिबल खास तौर पर खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि वो एयर फ्रेट से जाती हैं, शिप से नहीं जाती, वो अफेक्ट होगा। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में देखें ना, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी अगर आप देखें तो उसके अंदर 30% से ज़्यादा शेयर जो है वो ऑयल ट्रेड का है। अगर 30% इकोनॉमी इंटरनेशनल जीडीपी से निकल जाए तो वो तो आपकी इकोनॉमी शटर कर जाएगी। और जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बार बार दुहाई दे रहा है कि अगर ये जंग आज रुक भी जाए तो इसके इफेक्ट्स जो हैं कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल तक जाके ख़त्म होंगे। तो वो तो मतलब अगर हम उसको, मैं समझता हूँ कि उसको तो वो तो सोचना ही बड़ा ही एक मोहलिक उसके असरात हैं। वो सिर्फ खिते पे नहीं आएंगे, वो पूरे ग्लोब पे आएंगे। सर दूसरा, अगर जंग बंदी हो गई तो क्या समझते हैं कि इजराइल का नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, दूसरा मंसूबा क्या होगा? देखिए, इजराइल का तो क्लियर कट है दूसरा मंसूबा। इजराइल का पहला था, देखें 67 की वॉर इजराइल ने बड़े आराम से जीत ली थी। उसके बाद अरब मुत्तहद हुए। 73 के वार में आप देखें इजराइल को बड़ा डेंट पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना वो ग्रेट ऑपरेशन शुरू किया और मिडल ईस्ट की सारी जो कंट्रीज थे उनको बिल्कुल उनकी पावर्स को डिल्यूट कर दिया। ना इराक बचा, ना शाम बचा, मिस्र वैसे मतलब एग्रीमेंट कर गया, ईरान बच गया था, वो भी ख़त्म हो गया। तो इजराइल का तो उसमें ये है, इजराइल इस वक्त इसलिए अमेरिका के साथ है जंग बंदी का। इजराइल को इस जंग में हार हो या ना हो, लेकिन इजराइल का जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि अनबीटेबल इजराइल, अनडिफीटेबल, वो उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब इस वजह से इजराइल को दोबारा अपना ये कॉन्सेप्ट रीबिल्ड करना और ये चीज़, उसके लिए इजराइल भी चाहता है। इस वक्त जो लोगों को ये एक तरफ तो ये है ना कि इजराइल चाहता है, इजराइल ये ज़रूर चाहता है कि जंग ज़रा लंबी हो जाए ताकि ये जो मुसलमान मुल्क हैं, उसने बड़ी कोशिश की कि अरब और इस मैंने जो पहले आपसे जहाँ पे स्टार्ट किया था कि उसने चाहा कि ये 4,000 साल पुरानी जो अरब ईरान राइवलरी है ना, उसको मैं स्टार्ट करा दूँ। उसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वो नहीं हुई। अब इसके बाद इजराइल पहले तो अपने आप को रीबिल्ड करेगा, उसके बाद वो नई प्लानिंग जैसे वो कर रहा है, यूएई के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, बहरीन के साथ कर रहा है, वो नए अलायंस बनाएगा। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सर अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताएं कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो एग्रीमेंट होने के बाद पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान जितनी मेहनत कर रहा है, ये अगर इसके फ़वाइद पाकिस्तान तक नहीं पहुँचते तो फिर तो मतलब यूँ समझे ना कि हमने एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज की। मैं ये समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से जहाँ ईरान को फ़ायदा होना है ना, उसमें उतना ही बेनिफिशरी इस रीजन में पाकिस्तान है। उसके 2 अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान स्टेटस वाइज इसका बेनिफिशरी होगा कि पूरे गल्फ़ में, पूरा साउथ वेस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान एक अपना पूरा क्लाउड चेंज करता हुआ, अपना फेस चेंज करता हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान
एक जिसे कहते हैं राइजिंग पावर के तौर पे नज़र आएगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का अवाम तक जो बेनिफिट आएगा अगर ईरान पे सैंक्शन ख़त्म हो जाते हैं, जो कि एग्रीमेंट की ज़ाहिर है बुनियादी शर्त है, और ईरान से हमारी गैस पाइपलाइन और तेल की पाइपलाइन आ जाती है, तो हमारे जो अवाम तक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना है ना, आप यूँ समझ लीजिए कम से कम 150 से 200 रुपये लीटर तक की हमें बचत हो सकती है। तीसरा ये कि जो हमारा ट्रांजिट ट्रेड जिसका हमने आगाज़ भी कर दिया है, गवादर की पोर्ट से गब्स वाला हमने कस्टम स्टेशन शुरू किया है और वहाँ से ताशकंद के लिए, अगर सेंट्रल एशिया का ये रूट वाया ईरान, क्योंकि अफगानिस्तान का तो अभी कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, वाया ईरान टर्की हमारा ये सेंट्रल एशिया का रूट शुरू हो जाता है और यहाँ से हम यूरोप में भी चले जाते हैं, तो पाकिस्तान तो एक इतना बड़ा हब बन जाएगा, ट्रेडिंग हब। और यही वो पोजीशन है जिसकी वजह से यूएई जो है, दुबई अबू धाबी वाले जो हैं वो इजराइल के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दुबई, आप इसको अगर आप देखें ना, एक शहर अगर मोटरवे पर है, अब आपको उसकी मैं मिसाल दूं कि जब जीटी रोड थी ना, तो लाहौर जाने के लिए साहिवाल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन होता था, लोग साहिवाल रुकते थे, साहिवाल के अंदर कोई 30-40 होटल बन गए थे, लोग वहाँ रुकते थे, उसकी पूरी इकोनॉमी थी। जैसे ही मोटरवे बनी साहिवाल ख़त्म हो गया, अब साहिवाल किसी को याद भी नहीं है कि साहिवाल भी कोई शहर है। तो इसी तरह आप समझ लें कि गवादर मोटरवे पर है और दुबई जो है वो जीटी रोड पर। तो जब गवादर ऑपरेशनल होगा और ये इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होगी तो लोग दुबई को भूल जाएंगे। ये जो सारी साजिशें हैं ये सिर्फ ईरान या उसकी नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिशें हैं, क्योंकि जब एक, अब आप देखें ना, ये 2 महीने की जंग हुई है, तो जो पाकिस्तान में 1 साल में ट्रांजिट ट्रेड होती थी वो हमने 40 दिन में 8000 प्लस कंटेनर की ट्रेड की। तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स आना है, उसकी ड्यूटीज आनी है, फैसिलिटीज आनी है, उसके अलावा जब कोई ट्रांजिट कार्गो आता है तो उसके लोगों ने होटलों में ठहरना है, उसकी लेबर आएगी, जो अनलोडिंग होगी वहाँ के आप लोगों की, मतलब ये पूरे का पूरा पाकिस्तान की एक माशी तरक्की जो है वो भी इस एग्रीमेंट में पोशीदा है। अगर ये एग्रीमेंट होगा तो हमारे अंदर जो एक तो पूरे का पूरा, मैं समझता हूँ कि विद इन 2 ईयर्स पाकिस्तान को, आपको न सिर्फ माशी तौर पे एक नया चेहरा नजर आएगा, सियासी तौर पे नया चेहरा नजर आएगा, और पाकिस्तान इंटरनेशनली अब जो जैसे कि 2029 में या ईसीओ कॉन्फ्रेंस होनी, तो आप देख लीजिए कि वो जो ईसीओ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी है 2 साल के बाद, वो एक इतना बड़ा इशू बनेगा और इतना बड़ा इंशाल्लाह वो इशू होगा कि उससे एक नई राहें खुलेंगी पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और हम सब इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर हमारी ज़िंदगी रखी तो हम पाकिस्तान का वो जो एक उभरता हुआ जिसके लिए अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने मतलब फोर्सी किया था, वो हम अपने सामने देखेंगे। अच्छा सलमान, दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है मुज़ाकरात और बातें और डेवलपमेंट्स बड़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ईरान उससे मुत्तफिक नहीं है। ईरान के स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह की, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? सॉरी देखें, होता यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट्स हर वक्त वो अपनी स्टेटमेंट्स जो है ना वो चेंज करते रहते हैं। अब एक स्टेटमेंट आप हमने जो अपने 15 नुकात दिए या 10 नुकात दिए, आप उस पर कायम रहें। आप हर दफ़ा नई बातचीत, नई चीज़ चल रही होती है, एक चीज़ आपकी बात हो रही है कि जी ठीक है हम इस पर बात कर लेते हैं कि आप अपनी यूरेनियम आसूदगी जो है वो रोक दें, उसके बाद आप फिर कहते हैं कि जी नहीं आप यूरेनियम को अब हमारे हवाले कर दें, फिर आप कहते हैं कि नहीं आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें। तो जब एक चीज़ पर आप कायम ही नहीं हो रहे, और फिर जिस तरीके से इन्होंने जो डेलीगेशन भेजा था, आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट डेलीगेशन भेजा अमेरिका ने, मगर उनके मुकाबले में बैठे कौन थे? वो उनके भी बेस्ट बैठे हुए थे, क्योंकि वो पीएचडी स्कॉलर्स थे, उनके पास नॉलेज उनसे ज़्यादा था, उन्हें बात पोर्ट्रे करना बहुत अच्छी आती थी, जिसकी वजह से जो डेविड कुशनर है वो थोड़ा सा परेशान हुआ। खैर जेडी वैंस, और अब जो आ रहे हैं, अब जो इंशाल्लाह आज पहुंचेंगे, तो उनमें एक तो इनके अपने दामाद हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एक और जो स्टीव विशकॉफ आ रहे हैं वो बिजनेसमैन है। अब बिजनेस, दोनों बंदे जो है वो बिजनेसमैन है, उनके पास पॉलिटिकल सेंस नहीं है कि मामला को किस तरीके से डील किया जाए, और बिजनेसमैन
हमेशा याद रखना अपना फायदा सोचता है। इसे एक चीज इस तरीके से ले लो कि आप जब कोई जानवर खरीदने जाते हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आप पहले एक ऑफर कराते हो, फिर दूसरी ऑफर कराते हो, फिर तीसरी ऑफर कराते हो, यानी आपकी ऑफरें भी तब्दील होती रहती हैं एज पर बंदे की हैयत देखकर। तो ईरान इस वजह से परेशान है कि ईरान कहता है कि भाई आप एक बात पे कायम रहो और उसी बात पर ही हम जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं। मगर सर की जिस तरह बात है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बैकडोर चल रही हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि तय पा चुकी हैं जो कि दुनिया के सामने नहीं दिखाई जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 10 से 15 साल बाद ये चीजें खुल जाएंगी, क्योंकि ये असूल रहा है दुनिया का कि एक डेके के बाद जो है वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स या कोई भी चीजें होती हैं वो खुल जाती है, जिससे एप्स्टीन फाइल्स आपने देखी थी, ये चीज। अच्छा, अगर ईरान, आप क्या समझते हैं, अगर ईरान वफूद का ना भेजे तो उसके क्या असरात आ सकते हैं अमेरिका की तरफ? क्या ईरान क्या, सॉरी, अगर वफ्त ईरान नहीं भेजता तो क्या हो सकता है, क्या असरात आ सकते हैं? देखिए जी, वक्त रद्द अमल क्या आएगा? नहीं भेजता तो ये एक क्या असर आई है, भेजेगा वो जरूर, क्योंकि जो दुनिया के सामने वफद है वो शायद अगर नहीं भेजता तो सिर्फ ये कि रुक जाएगी बात, मगर बैकडोर चैनल्स फिर भी चलते रहेंगे जैसे अभी भी चल रहे हैं। उनके जितने भी सफीर हैं वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उनके एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर, उनके पॉइंट्स के ऊपर जो एक दूसरे ने अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं उन पर एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट अभी भी चल रहा है। कुछ बातें मानी जा रही हैं, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है बैकडोर चैनल से वो तो चलती रहेगी, और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये पॉजिटिव बैठ जाए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? 30 सेकंड में सर इसको। देखिए, मंतकी अंजाम बड़ी रिलेटिव सी टर्म। अगर ये मुज़ाकरात, मैं कहता हूँ कि आज एग्रीमेंट साइन नहीं भी होता और इस मुज़ाकरात पे ये जंग बंदी आगे चली जाती है और ये स्टेटस को पोजीशन भी है, तो ये मतलब इट इज़ अ गुड साइन। देखिए, ये बड़ा रिलेटिव सी टर्म्स है। मंतकी अंजाम जो है ना, मंतकी अंजाम एकदम नहीं होता चीज़ों का। ओके, तारिक कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, और राना सलमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू देखी है। अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे फिर। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि तवानाई बहरान बढ़ता जा रहा है और लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, तो लोग सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना सरमद, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा, बहुत सारे लोग एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और दूसरा ये कि तवानाई बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है, बुनियादी वजूहात क्या है? मैडम, पहले तो आपके इदारे का शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया। बहुत हैं इस पर करने के लिए, और मेरे ख्याल से हमें दिनों और हफ्तों चाहिए, क्योंकि ये आप कह लें कि इट्स द जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान, और पैदाइश से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हैं। लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, जनरेशन ट्रांसमिशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अगले जितनी उम्र हो चुकी है और अगले टाइम पे भी यही सुनने को मिलेगा जब तक हमने इसकी रूट कॉज को ना पिक किया। अब इश्यूज़ में देखें तो मैडम, एक बहुत आसान लेमैन के लिए जी लोड शेडिंग होगी। जी लोड शेडिंग क्यों है जी? कोई फॉल्ट आ गया है, आपके पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके पास मिसमैनेजमेंट हो रही है, सो ऑन सो व्हाट, कई मामला हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या हमारे सराउंडिंग्स में देखें तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को हम देखें, हम काफ़ी कुछ तो वहाँ से सीख चुके हैं, लेकिन अभी तक हम उस रिज़ल्ट को नहीं निकाल सके जो कि एक आम आदमी आसान अल्फाज में समझना चाहता है कि उसको बिजली क्यों नहीं मिलती और वो बिल पे करता है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमने यहाँ पे रहना है, इसी एटमॉस्फेयर का हम हिस्सा हैं, इसी विसिनिटी में रह के हम लोगों ने भी सर्व करना है, लेकिन हम मेरे ख्याल से बगैर तनकीद किए भी सोल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। हम तनकीद करना बहुत आसान है, तनकीद बराए तनकीद तो चलती है, तनकीद बराए तस्लील नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी कोशिश होती है, आपने अगर जैसे स्टार्ट में इंट्रो में कहा कि जी एज एन एनर्जी एक्सपर्ट, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम पॉजिटिवली चीज़ें कन्वे हम सरकार तक ज़रूर किया करें,
और जो सोल्यूशन बेस्ड हो। अब सोल्यूशन की अब बात करें मैडम, मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल से लोड शेडिंग नहीं है। मैं इसको आसान कर देता हूँ, आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि जी लोड शेडिंग तो हो रही है। पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत वावेला है जी लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन लोड शेडिंग तो नहीं है सर। कैसे अब लोड शेडिंग नहीं है? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि लोड शेडिंग नहीं है। अब लोड शेडिंग क्यों नहीं है? हमारे पास जनरेशन भी है प्रॉपर, हमारे पास यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर है। अब हमारे पास जो बिजली बनाने के जराए हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंपोर्टेड आइटम से कनेक्टेड हैं। उसमें आपके LNG हैं, आपके ऑयल हैं। अब एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 आपके चल रही है। अब उसमें आप देखें तो मोस्टली आपके पास इशू कहाँ पे चल रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आपके ऑयल रिजर्व्स पे चल रहा है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, आपके हाई ऑक्टेन के प्राइसेस इंक्रीज, तो वो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब मैंने जो जवाब दिए कि लोड शेडिंग क्यों नहीं है, बेसिकली हम ऑयल रिजर्व्स पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास इतना बैकअप प्लान में ऑयल रहे कि हमारे पास आम आवाम के लिए जिन्होंने रेगुलर अपने ऑफिस स्कूल्स के लिए जाना है तो उनको प्रॉब्लम ना रहे। बाकी अगर थोड़ा सा हार्ड टाइम है तो अच्छा वक्त भी आ जाएगा। लेकिन हम ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन में जाते हैं तो आप 23 ऑनवर्ड्स देखें तो आपके पास लोड शेडिंग उस तरह से नहीं है जो आपके बैक इन लेट 2020 या आपके ऑनवर्ड्स 18-19 में होती थी। बहुत सी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। उसकी सबसे मेजर रीज़न द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर। आपके 23 से ऑनवर्ड्स इतना सोलर इंस्टॉल हो चुका है कि आपकी जो करंट पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 22,000 से 25,000 मेगावाट्स जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट का जो 25% है वो सोलर ने फुलफिल कर दिया हुआ है। मतलब इस टाइम पे जितनी आपके पूरे मुल्क को बिजली चाहिए वो आपके सोलर से कंप्लीट हो चुकी है। तो लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर चुके हैं। अब बात आ जाती है कि लोड शेडिंग क्यों है या एनर्जी क्राइसिस क्यों है। देयर कुड बी मैनी रीजंस। सर्कुलर डेट है हमारा बहुत ज़्यादा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इश्यूज हैं, हमारी रिकवरी नहीं हो पाती, हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन शॉर्ट वो घूम घुमा के कहीं ना कहीं से पुअर मैनेजमेंट की तरफ हम जाके स्टॉप कर जाते हैं। अब पुअर मैनेजमेंट में जो रेगुलेटर्स हैं ये सबसे पहला सवाल उनसे बनता है। अब एक पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी को आपको लॉन्ग टर्म में लेके चलना होता है। हमारे यहाँ पे हुकूमतें चेंज होती हैं, शफल होती हैं, तो वो पॉलिसी चेंज हो जाती है, वो नई गवर्नमेंट नई पॉलिसी। हमें ये चाहिए कि जो एक पॉलिसी गवर्नमेंट बना के गई है उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल आप 100 से 0, 0 से 100 कर दें। वो एक आम आदमी भी परेशान, पॉलिसी मेकर्स भी परेशान, इम्प्लीमेंटेशन में लोगों को उसके लिए रेडी करते हुए एक टाइम अच्छा खासा लग जाता है। मतलब आई कैन से कि देयर आर सो मेनी रीजंस बट the major reason is के mismanagement that can be due to your positive intentions, that can be due to your negative intentions कि आप कितना सिंसियर हैं अपने काम के साथ। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मौजूदा एनर्जी क्राइसिस है क्या समझते हैं मुस्तकबिल में बढ़ सकता है? आई बिलीव कि जैसे अभी अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, आप पूरी दुनिया में आपको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। जंग बंदी इंशाल्लाह हो जाएगी, होनी भी चाहिए, हो जाती है तो मेरे ख्याल से चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। लेट्स सपोज ये मामला बढ़ते रहते हैं तो इससे सिर्फ पाकिस्तान तो अफेक्ट नहीं हो पा रहा। आप देखें कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ये एक क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल मैनेज होंगे अगर आप ज़्यादा दूर नहीं, आप रमज़ान से पहले या ऑलमोस्ट आप इन द स्टार्ट ऑफ 2026 आप देखें मामला तो चीज़ें कंट्रोल थी। लेकिन ये जंग के मामला हुए हैं, परेशानियां बढ़ती रही हैं, जिसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी आई है। वो अनस्टेबिलिटी की वजह से ऑब्वियस है कि हुकूमतें तो सफ़र करती हैं लेकिन अल्टीमेटली जो आवाम है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है और उसमें आप मैं सारे लोग शामिल हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह से अच्छी की तवक्को रखनी चाहिए और अल्लाह गफूरुर रहीम है, पाकिस्तान को एक मकाम दिया है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी सिविल गवर्नमेंट्स हों, सब लोग सिंसियर हैं और मेरे ख्याल से हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते। ऑल आर सिंसियर, सब चाहते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, इंशाल्लाह जाएंगे भी। अच्छा, जो हुकूमत के मौजूदा इक़दाम हैं इस बहरान को कम करने में कितने मौसर आपको लगते हैं? मैडम मौजूदा अगर आप में देखें तो आपकी
20 से 25 जो आपके 5 साल थे वो रिन्यूएबल एनर्जी ईयर बनाए गए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया गया। अब 25 से 30 आपकी ईवीज ईयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईयर्स इनको कहा गया है। मतलब आप ये कह लें कि एक विजन, एक मिशन सेट करके गवर्नमेंट्स अपने इलेक्शन कैंपेन से लेकर, अपनी हुकूमत बनाने से लेकर, फिर अपनी प्रोग्रेस परफॉर्मेंस को लेकर चलने से लेकर एक टारगेट सेट करते हैं। अब टारगेट में देखें तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 23 से ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 3-3.25 साल के अरसे में हमारा इतना सोलर इंस्टॉल हो चुका है कि जो हमारी पूरे पाकिस्तान की बिजली की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब हम बेसिकली सरप्लस में मौजूद हैं। अब हमें बेसिक इंपोर्ट आइटम से निकल के हमारे पास जो क्लीन ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सोलर ऑलरेडी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे पास विंड मौजूद है, हमारे पास हाइड्रो पावर की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मतलब अल्लाह ने इस मुल्क में कोई ऐसी कमी नहीं रखी कि आपको दूसरों पे रिलाई करना पड़े। हमारा प्रॉब्लम अब कहाँ पे आता है कि हम लोग एक रिवाज जो एक मिथ बन जाती है कि इस तरह ही चीज़ों को चलाना है। मतलब उसमें कोई 2-4% चेंजिंग ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगी। लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप देखें कि हम अमेरिका को या उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन स्टेट्स हैं, हम उनको बहुत आइडलाइज करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर उनके साथ हम अटैच हैं, उनसे बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बिज़नेस सीख रहे हैं, तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमारे पास ओल्ड फैशन पावर प्लांट्स हैं, हमारे पास पुरानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, ऑल्थो के काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक प्रीवियस जो हमारी 18 से पीटीआई गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी काम किए इस हवाले से। उनसे पहले 13 से 18 पीएमएलएन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किए। मतलब एनर्जी क्राइसिस पे ओवरकम हुआ है। लेकिन हम लोग शायद थोड़ा सा वो स्पीड अप हो के एक्स्ट्रा फास्ट चलना चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाएं। ऐसा नहीं है, आपके मुल्क ने फाइट किया है, सफ़र किया है, तो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। सर हमारे साथ एक कॉलर है, जी प्लीज़। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शूर खान बात कर रहा हूँ इसराइल से। दूसरा मेरा क्वेश्चन राना सरमत भाई से है। माशाल्लाह अच्छा तजबिया कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इशू जिसकी तरफ मैं इनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा वो ये है कि हमने बैन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। हम आजकल जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हम बात कर रहे होते हैं कि हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, हम सोलर पे फोकस कर रहे हैं। और दूसरा हम फोकस कर रहे हैं कि भाई जी ये जो आपकी प्राइजेज हैं पुरानी किसी गवर्नमेंट जो पहले जो गवर्नमेंट जो करती आ रही थी उनके एग्रीमेंट्स होते थे वो उसका हम पे कर रहे हैं, हम कितना टैक्स में पे कर रहे हैं, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है सूद वो दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो हम इन तमाम चीजों से बचने के लिए ये भी देखें कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन 26 करोड़ पे जा चुकी है और जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है तो आपकी बिजली की डिमांड भी बढ़ती है। और जब आपकी पॉपुलेशन के साथ एक एक घर बढ़ता है तो उसके लिए कम से कम 1 या 2 जो है ना इलेक्ट्रिक मीटर्स की जरूरत भी होती है और बिजली की जरूरत भी होती है। क्योंकि आप सोलर पे कन्वर्ट करते हैं तो आपकी लिथियम बैटरीज बहुत महंगी हैं, वो हर बंदा सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने खुद सोलर नहीं लगवाया, मैं वैसे पे कर रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट ने 600 रुपया 1 मीटर पे टैक्स लगा दिया कि आपका 3 मीटर है तो अब 1800 पे करेंगे। देखिए ये बहुत महंगा है। हम डैम्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमें डैमों की तरफ जाने दिए, जो हम इस एनर्जी को सोलर की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं इससे कहीं बेहतर है डैम। उसके आपकी इरिगेशन जो है उसको बहुत फायदा होगा। आपकी इरिगेशन, आपका जरी मुल्क है, आपका पानी जा रहा है और आपका पानी समंदर में जा रहा है। खुदारा कालाबाग डैम को एक वो सियासी इशू बन गया, वो टेक्निकल तौर पे उसको ठीक करना चाहिए। वो तो हम कर ही नहीं रहे कि हम भी उसको उसके लिए बिल्कुल डेलीगेशन करें। ठीक है, हम बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो हमारी जो ये इस मिशन है वो कामयाब हो और अमेरिका और ईरान के साथ जो हमारी ये कोशिशें हैं कि वो पीस प्रोसेस में शामिल हो जाए और अल्लाह करे ये जंग बंदी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अपने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सरमत भाई हमें कोशिश करनी होगी कि हम डैमों की तरफ जाएं। जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे आपके लाखों क्यूसेक पानी समंदर में गिर रहा है जो जाया हो रहा है। लेकिन
गवर्नमेंट हर चीज से कते नजर कि किसको क्रेडिट जाता है छोड़े। आप मुल्क के लिए कह रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कह रहे हैं। एक आपका गवादर पोर्ट बनना चाहिए जिसका दुबई से आगे बनेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारी नीयतें ठीक होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कशन से इन मसाइल को हल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन को रोकने का नाम ही नहीं ले रही। वो बिजली की तरह बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, तो इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया सर, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो सर से इसका आंसर लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ नईम मसूद कॉलमिस्ट लाहौर से मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। सर कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। अच्छा सर, ईरान और अमेरिका का इशू जो चल रहा है, दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं और इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने अनाउंस भी कर दिया है कि कल उनका वफ़द आ रहा है, उसके साथ मुज़ाकरात ईरान के साथ चलेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और ना ही कोई नाम दिए गए हैं कि कौन आएगा। और किस कदर आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होने के चांसेस हैं, और पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है, पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल होगा उसमें? थैंक यू वेरी मच, बड़ा अहम सवाल आपका। इसके हवाले से एक बात तो जहन में पक्की तरह रख लीजिए कि अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार ना अदा कर सका, खाकम बदहन अगर इसमें सक्सेस ना हासिल हो सकी, तो ये तीसरी आलमी जंग का दरीचा खुल जाएगा। जहां तक पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, कैसा होगा, इसके हवाले से ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सिपह सलार फील्ड मार्शल साहब ने एक ऐसा अमन के लिए रोल प्ले किया जिसके ऊपर पूरी कौम की नजर है। बड़ी दीदा दिलेरी के साथ हमारी हुकूमत और हमारे सिपह सलार, जिस तरह आप देखें कि वो फदाएं ईरान की जिसपे इजराइल का या अमेरिका का कब्जा कहा जाता है, इन खतरात के बावजूद हमारे फील्ड मार्शल ईरान गए, उनका खैर मकदम हुआ और ये एक बड़ी सफारतकारी दुनिया में ज़रीन लफ्जों में लिखी गई। अब पाकिस्तान से पहले आप देखें किसी ने भी हिम्मत नहीं की। मुस्लिम ममालिक में देखें मलेशिया कोई रोल अदा ना कर सका, उसके अलावा आप देखें टर्की वो रोल अदा ना कर सका। गैर मुस्लिम ममालिक में देखें यूरोप कोई पॉजिटिव रोल प्ले ना कर सका और ना ही रशिया कर सका। फिर किसने किया? पाकिस्तान ने किया, और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इस हवाले से आप जितना न्यूट्रल मीडिया है अमेरिका का या मगरब का, उससे पूछें तो वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जितना कामयाब जा रहा है ये उम्मीद पे बढ़कर है। और इन उम्मीदों पे रंग इस तरह आ सकता है कि आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल को, जिसको दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन लीडर कहा जाता है, वो है ट्रंप। ट्रंप ने इन्हें फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया और इस्लामाबाद को उम्मीद की किरण कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात यकीनन अमन का बायस बनेंगे। आप देखें कि इस्लामाबाद में होने वाला जो अब का इजलास है, ये नहीं है कि हम पीछे भागे अमन के लिए, हमने गुजारिशात की, लेकिन अब हम अमन का ऐसा सिंबॉलिक किरदार अदा करने जा रहे हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिकन सदर, खुद ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात और उसका किरदार अदा करें। जहां तक ईरान की बात आपने फरमाई कि अभी तक ईरान की तरफ से फाइनल नहीं हुआ, देखिए आज कल में हो जाएगा। पहली सतही जो मीटिंग है, फिर उसके बाद आगे भी राउंड चलेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूं, देखिए अगर जंग जारी रहती तो इस वक्त तक जंग बहुत भड़क चुकी होती और आग चौहान की बारिशें कई मुल्कों में बरस रही होती। आपको पाकिस्तान के किरदार का एक छोटा सा तारीखी रेफरेंस बताऊं कि आपको याद होगा या हिस्ट्री वाले इससे आशना है कि 1955 से 75 तक वियतनाम में जंग हुई थी, जब वियतनाम जनूबी वियतनाम था और शुमाली वियतनाम था। 25 साल जंग में 58,000 अमेरिकन भी मरे थे और एक
एजेंट ऑरेंज केमिकल था, वो केमिकल वार भी हुई थी जिसकी बाज़गश्त वो डीएनए के डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर अमेरिका तक पहुंचे थे। तो आपने इतनी बड़ी जंग को, यानी पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग को अपनी स्ट्रेटजी से खत्म किया और उसको अमन की टेबल पे ले आए। देखे, जंगे जब अमन की टेबल पे आ जाती हैं तो उनमें वक्फा ही नहीं आता, एक पायदार अमन भी होता है। अमन तो है, अब हम पायदार अमन की तलाश में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल होगा। पाकिस्तान के तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त सफारती अमूर पे काम कर रहे हैं, वजारत खारजा के माहिरीन हैं, वो सब इस पे मेहनत कर रहे हैं और इस्लामाबाद बड़ा होपफुल है। यकीनन इस पे पाकिस्तान की तारीफ बनती है। सर, दूसरी जानब ये बताएं कि सर जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, पसे पर्दा कुछ राब्ते भी जारी हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सर इसमें आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है? ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला इशू है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू है, कहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है जहाँ पर ईरान और अमेरिका एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते? आपने बड़े दोनों अहम पॉइंट, जो बर्निंग इशू है वो तो आपने दोनों बयान कर दिए। ये देखिए, 10 जो पॉइंट दिए गए, कुछ उधर से दिए गए, कुछ उधर से दिए गए, उनमें ये 2 अहम पॉइंट है कि यूरेनियम की अफसुर्दगी को ईरान रोक दे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी तरफ ये है कि आबनाए हद को खोल दिया जाए, ये अहम बात है। लेकिन ईरान भी तो कहता है ना कि मुझे भी तो कोई गारंटी दे। आपने जो अभी सफारतकारी की बात की, आप यकीन करें पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान को इस वक्त पाकिस्तान के अलावा गारंटर भी नहीं मिल रहा। ये एक अहम बात है। देखिए, अगर यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम एक अमन के लिए, एक अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई मसूद की ये राय है। देखें, ये मैं पाकिस्तान की राय या हुकूमती राय नहीं दे रहा। मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क अमन के लिए जोहरी तवानाई चाहता है, जिसको अड़ोस पड़ोस से या बड़ी कुव्वतों से खतरात है, तो उसका ये हक है। सिर्फ ताकत इसीलिए नहीं होती कि जंगो जदल हो, ताकत का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि अमन हो। अमन इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा सौदा बन चुका है और इस अमन के लिए आप देखें, मुस्तकबिल में अमन जो है वो तवानाई की वजह से भी खराब हो सकता है, पानियों की वजह से भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि एक मुआदा करके ईरान के साथ कि भाई वो अपने, अगर फर्ज करें वो जोहरी तवानाई बन जाता है तो वो कोई बिगाड़ के लिए नहीं बने, वो बनाव के लिए बने। तो ईरान को मान जाना चाहिए और अमेरिका को भी मान जाना चाहिए। जहां पर एक आपको अर्ज करूं, एक मुगालता है। देखे, पाकिस्तान दुनिया का नजरियाती चौक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सबने देख लिया और नक्शे पे भी मेरे नाज़रीन और आप भी जरूर देखेंगे, जो ईरान है वो जगराफियाई चौक है। ये जो आबना हमद वाला रास्ता है और कितने मुल्कों के साथ ईरान की सरहदें लगती हैं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है, ईरान को वाकयातन एक कुव्वत बनने की जरूरत है। ईरान के इराक के साथ जंग रही। और एक और बात है कि इराक पे जो इल्जाम है, इराक को भी उसकी वजाहत देनी चाहिए। देखिए, बात इस वक्त मज़ाहब की नहीं है, इंसानी हकूक की बन गई है। और जहां तक इजराइल है, उसकी जबान बंद करवा दे। वो उसके जो वजीर आज़म अब भी बदमाशी कर रहे हैं लफ्जों की कहानियों में, और जो किसी भी कानून को, किसी भी आलमी अमन को, किसी भी आलमी अदालत को जो इजराइल नहीं मानता, सबसे पहले तो उसके साइलेंस की जरूरत है। अमेरिका को, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस जंगो जदल के पीछे जो इजराइल है, इजराइल पे पाबंदियां लगाए। मैं ये समझता हूँ पाबंदियां ना अमेरिका पे लगाने की जरूरत है, ना ईरान पे लगाने की जरूरत है। जरूरत तारीख ये बताती है, तजिया और पस मंजर इस जंग का ये बताता है, और पेश मंजर ये बताता है कि सबसे बुरा और काला किरदार इजराइल का है। आप इजराइल के किरदार पे पाबंदियां लगाएं और मजीद सख्त लगाएं। बाकी देखिए, जब आप सुलह के लिए टेबल पे आ जाते हैं, 2 मुतहारक ग्रुपों को जो टेबल पे बैठा लेता है, वो उससे बड़ा अमन पसंद और उससे बड़ा तदब्बर वाला कोई नहीं होता। अब तदब्बर वाले पाकिस्तान को चाहिए कि अब
टेबल पे चूंकि ईरान भी आ गया, टेबल पे चूंकि अमेरिका भी आ गया, तो छोटी मोटी चीजें रहेंगी। आप कहें कि 100% बातें अभी मान ली जाएंगी, इस पे अभी कई माह लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। सरे-दस्त जंग रुकनी चाहिए, उसके अलावा जो ईरान पे पाबंदियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, जारहियत इजराइल की खत्म होनी चाहिए, अमेरिका को एक चौधरी का किरदार अदा करना चाहिए, जंगजू का नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आप इस अगले हफ्ते में या 2 हफ्तों में पहला मरहले में कामयाबी यकीनन देखेंगे और बाकी रफ्ता रफ्ता देखेंगे। सर अच्छा, दूसरी जानिब दोनों जानिब से बयानबाजी काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी और ईरान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं और सख्त बयानात आ रहे हैं। और दूसरी जानिब एक ये भी बात डिस्कस हुई थी कि अमेरिका ने कहा है कि मुझे 20 साल की इनरिचमेंट के ऊपर लिमिट्स चाहिए, जबकि ईरान की जानिब से 5 साल का मुतालबा माना गया था, लेकिन अब तो उससे भी आगे बढ़ गए डोनाल्ड ट्रंप का ये भी स्टेटमेंट आया है, द न्यूक्लियर डस्ट शुड कम बैक टू अस, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे। तो अभी क्या लगता है कि ये इशू एक ऐसा बन सकता है कि तनाज़े में मजीद शिद्दत आ जाएगी? देखिए, इसमें एक बात को मद्देनजर रखना है जो आलमी बात है। किसी ने पूछा अमेरिका से कि चाइना और रूस में से आपका बड़ा दुश्मन कौन है, तो अमेरिका ने कहा कि चाइना हमारे लिए दुश्मन का दर्जा रखता है और रशिया हमारे लिए चैलेंज का दर्जा रखता है। पता है उसे चैलेंज क्यों कहा, दुश्मन क्यों नहीं कहा, जिसको हमेशा मुखालिफ कंपों में भी रहे। लेकिन एक बात यहाँ बता दूं हिस्ट्री की, जब पहली और दूसरी जंगे अजीम हुई थी तो रशिया और अमेरिका एक ही कैंप में थे, एक ही ग्रुप में थे, बाद में दुश्मन हो गए और उन जंगों के नतीजों में जो 2 आलमी जंगें हुई, दोनों ये आलमी कुव्वतें बने। तो अब ये जो अमेरिका है उसे इस जनूबी एशिया को, थर्ड वर्ल्ड को भी अपना दोस्त मानना होगा, तब जाकर के काम होगा। एक दिलचस्प बात बताऊं, आप पठान से कपड़ा खरीदे, इस्त्री खरीदे, कोई चीज खरीदे तो वो 10,000 से शुरू होता है, वो बारगेनिंग बिजनेस की है। और ये तो जंग की बारगेनिंग है, ये तो अमन के लिए काविश है। तो वो आपसे 10,000 से शुरू होगा, 2,000 में चीज दे जाता है। ये नफ्सियाती हरबे है, जंग टेबल पे भी होती है, नफ्सियात में भी होती है, इकोनॉमिक्स में भी होती है, कन्वेंशनल वार तो होती है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, अभी ट्रंप बहुत कुछ कहेगा, लेकिन ट्रंप का गुजारा इसके बगैर नहीं है, बल्कि पूरे आलम का गुजारा इसके बगैर नहीं है कि एवरीबॉडी नीड पीस। तो ये बारगेनिंग दैट्स बट नेचुरल ये होती है। ईरान के भी आप बयान देखें तो वो भी कोई काम सख्त नहीं होते। अब बयान तो होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी बात बनवाना, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी बताते चले, अच्छा सर थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि अगर ये अमन मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे? देखिए, पाकिस्तान को बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। आप मई 2025 में आपका बहुत बुरा हाल था, आपकी मुईशत का बहुत बुरा हाल था, आपको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा रहा था। क्या हुआ? इंडिया ने आप पे हमला किया, आपने फतह हासिल की, इंडिया को नाको चने चुबाए और आपके पूरे आलम में दाग जम गई। और आपको ये जो आज हमसे अमन मांगता है ट्रंप, ये कल तक अमन का नोबेल प्राइज मांग रहा था, आज आपसे अमन की हेल्प मांग रहा है। आप देखिए कि हमारा एतमाद उस फतह में जो भारत के अगेंस्ट हुई, उसके बाद रफ्ता रफ्ता वक्त आ गया कि ये जंग शुरू हो गई, ये फरवरी 2026 में हो गई शुरू। तो इसमें आप देखें कि वो मुल्क जिसे दुनिया और भारत अपने प्रापेगंडे से ये मनवाने जा रहा था कि ये दहशतगर्द मुल्क है, अब ये साबित हुआ कि पैगंबरे अमन की उम्मत, ये मुल्क अमन चाहता है और किसी तअस्सुब की बुनियाद पे नहीं, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे अमन चाहता है। पहली जो आपने ये सक्सेस, अमन से पहले ही पैगंबर आप बन गए अमन के, ये छोटी सक्सेस नहीं है। जब आपको अमन पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो IMF आपके लिए शराइत कम करती है, वर्ल्ड बैंक आपको मदद देता है, अल्लाह करे आपकी एक्सपोर्ट भी खुलती है, फिर ये जो यूरोपीय यूनियन है उसका एतमाद बढ़ता है, आपके पड़ोसियों का एतमाद बढ़ता है, अमन बना हुआ है। तो आप देखें ये आपको ऐसी की मिली है, अगर ये चाबी में की एंड लॉक रूल के तहत फिट हो जाती है, आप अमन करवा लेते हैं। तो मैं पाकिस्तान का मुआशी और मुआशरती बहुत बड़ा फायदा देख रहा हूं। और यकीनन ऐसा है,
आप जो आलमी मीडिया है वो भी ये कह रहा है। देखिए, इकबाल ने कहा था कि नाने जमी और हैदरे करार, कुव्वते हैदरे करार। अभी नाने जमी की सूरत में हमारे पास कुव्वते हैदरे करार दुनिया ने देख ली, तो अगर नाने जमी हमारी इकोनॉमिक्स का मसला हल हो जाता है तो आप देखेंगे हमारे साथ उन लोगों की तरह बर्ताव होगा जो किसी भी सोसाइटी के चौधरियों के साथ होता है, और हमारे साथ इंटरनेशनल इस ग्लोबल विलेज में हमारा बोलबाला होगा और हमें थर्ड वर्ल्ड में आलमी कुव्वतों में शुमार किया जाएगा। इंटरनेशनली हमारा बोलबाला होगा और हमारे इंटरनेशनली ताकतवर कुव्वतों में हमें किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम तवानाई बहरान के ऊपर बात कर रहे थे, इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं सरमद साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे पास एक कॉलर भी पहले थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि डैम्स का बनना ज़रूरी है, दूसरा मीटर के ऊपर 600 टैक्स लग गया है, ये भी एक बड़ा उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। दूसरा ये कि सर सोलर पैनल लगाना या इस तरह का ये हर बंदे के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, डेफिनेटली ये भी एक इशू है। और दूसरा सर IPPs वाला आप डिस्कस कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। ओके, हम पहले कॉलर की तरफ जाते हैं। उनके सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड थे और हर पाकिस्तानी के ज़बान पे यही सवाल है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ एज अ हॉट इशू चल रही हो तो वो फिर कोई एक्सपर्ट होता है नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपना तज्जिया ज़रूर करना चाहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं IPP से अगर जाते हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं और जिनका शोर जो है सोशल मीडिया से उठा और ऐवानों तक पहुंचा, फिर हमारे मिनिस्टर्स ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की उसमें। अब IPPs हमारे लिए एक सफ़ेद हाथी की तरह है। अब मेरे ख्याल से अगर आपका चैनल बोझ उठा सके तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें हमारी आवाम तक ज़रूर पहुँचे ताकि उनको वो रियलिटी का पता लग सके कि IPPs आए कहाँ से, बने कैसे, क्यों बने, आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और अभी तक हम जान नहीं छुड़वा पाते। देखिए, कोई भी चीज़ ओवरनाइटली तो आपको सोल्यूशन नहीं उसका निकल पाता। अब IPPs हमारे बैक इन 2008-2009 हमारे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए कि दे वर बाउंड बाय द लॉ कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली बिजली पैदा करेंगे और जो नेशनल ग्रिड है उसमें शामिल होगी। उसमें अर्ली स्टेजेस में बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, परफॉर्मेंस भी बेहतर रही। फिर पता नहीं क्यों हम अच्छा काम करते करते अचानक से डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारी नीयत ख़राब हो जाती है, या शायद हम लोगों को उसमें प्रॉफिट लॉसेस ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, हम फोर्स ही करते हैं कि शायद हम अपने एक्चुअल टास्क से साइडलाइन हो जाते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट्स ने ही एग्रीमेंट्स किए हैं, हमारे गवर्नमेंट्स में ही बैठे लोग हैं दैट कुड बी द पार्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, बड़े टॉप नॉच बिजनेसमैन भी शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली IPPs के साथ लिंक्ड है। अब एक कॉमन मैन के लिए आसान सा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारी हुकूमत अनाउंस करती है XYZ विदाउट ब्लेमिंग और नेमिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत अनाउंस करती है कि इंडस्ट्री के लिए हमने एक पैकेज ऐलान किया। पैकेज में ये कि इंडस्ट्री को सस्ता यूनिट दिया जाएगा। अब इंडस्ट्री को सस्ता यूनिट तो दे दिया, अब उसका रिजल्ट कहाँ पे निकलता है कि एक कॉमन मैन के जो आपके टैरिफ इंक्रीज हो जाते हैं, टैक्सेस उनके इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब 4, 6, 8, 10 रुपए बिजली सस्ती दी जाती है इंडस्ट्री को। और जो आपका नौकरी पेशा तबका है, जो बेचारे हैंड टू माउथ सर्वाइव करते हैं, मतलब जिनके पास महीने के 18, 20, 22 तारीख के बाद सैलरी भी खत्म हो जाती है, वो सारा बर्डन उनके ऊपर बढ़ जाता है। अब मतलब हमारी पॉलिसीज एक तबके को तो इफेक्ट कर रही हैं, एक तबका उससे बेनिफिट ले रहा है। अब IPPs तकरीबन काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ली है, मतलब उसमें क्रेडिट हमारा आवाम को जाता है, खासकर हमारे सोशल मीडिया को जिसने वॉइस रेस की, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको पॉजिटिवली अपनी वॉइस रेस करें, आपको सोल्यूशन मिलता है, प्रेशर जनरेट होता है, आपकी गवर्नमेंट्स बाउंड हो जाती हैं सोल्यूशन देने के लिए। कुछ IPPs हैं इन डबल फिगर्स जिनको हमने जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर हो चुके हैं,
जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू नहीं किए, और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम ओवरव्यू करके उनके जो प्राइसिंग है, जो उनकी पेमेंट्स टर्म है, उनको हमने रीनिगोशिएट कर रहे हैं। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 2030 तक हम IPP से काफ़ी हद तक जान छुड़वा लेंगे, लेकिन वो बात वही है कि जब तक जान छूटेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सर मतलब हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं सर आप, क्या नाम है आपका? जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नहीं, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सर क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आपका नंबर चल रहा था ऐप पे। जी जी, आप सवाल करें। जी जी, मुल्तान से ये पूछना चाहता था, इसका बैंक जो लगती है उसका रेट पता करना चाह रहा था, क्या रेंज की है आप पे? सर किस चीज़ का रेट पता करना चाह रहे हैं? दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मैं आपको सुन पा रही हूँ, किस चीज़ का आप रेट पता करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिएगा, दोबारा पूछिएगा। सोलर प्लेट का। ओके, सोलर प्लेट जो लगती है ऊपर। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन आ गया सर। सर सोलर प्लेट का क्या प्राइस है, रेट क्या है, और डिफरेंट भी होती हैं। दूसरा ये कि बेहतर कौन सी हैं, और पाकिस्तान में एक ये सोच भी है मोस्टली लोग सस्ते की तरफ जाते हैं, कोई उसके नुकसानात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो बाद में क्रिएट नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा बता दें। देखिए मैडम, एक ह्यूमन साइकी है, हमें कम रेट अट्रैक्ट करता है। मैं भी कुछ परचेज करने मार्केट जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा राइट है कि मैं प्रॉपर मार्केट करूं, मैं रेट्स वगैरह देखूं, लेकिन चूंकि आपके पास सब स्टैंडर्ड मटेरियल भी मौजूद है, स्टैंडर्ड मटेरियल भी आपके पास मौजूद है। आप ये देखें, ग्रेड A टायर 1 के जो आपके पास पैनल्स हैं, आपकी चाइनीज़ कंपनीज की तरफ से, आपके जो इंपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट फ्लोट किया गया, उसमें आपके टॉप नॉच जो ब्रांड्स हैं, जो बेसिकली आपके ISO सर्टिफिकेशंस, आपके सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, वो ग्रेड A टायर 1 में आते हैं। इसमें आपके पास लॉन्जी है, JA है, जिनको है, कैनेडियन है, आपके पास एस्ट्रो है। ये मतलब वो 5-6 रिप्यूटेड कंपनीज हैं जिसमें लेटेस्ट आपके जो 18 बस बार, 20 बस बार आपके पास पैनल्स मौजूद हैं। खासकर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस बेस्ड। आप अगर उसको कंपैरिजन में लेके जाएं, जो आज से 4-5 साल पहले पैनल्स मौजूद थे, पहले आपके पास सिंगल ग्लास मोनोफेशियल ज़्यादा चल रहे थे, अभी आपके पास ज़्यादा बाईफेशियल पैनल्स आ गए हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप उनकी एफिकेसी अगर देखें, आप उनकी डाटा शीट पे अगर देखें, तो मतलब आपके पास इम्प्रूव वर्जन्स आ रहे हैं। मैं अपने कॉलर के लिए आसान, जैसे हमारे हर आईफोन यूज़र का शौक होता है कि नया आईफोन आता है ना, तो हर साल हमें नए मॉडल पे जाना है, ऑल्थो कि उसमें एक माइन्यूट सा चेंज होता है या कलर चेंज हो गया, लेकिन अगर आप पैनल्स की बात करें तो अब आपकी पेनिट्रेशन ऑफ सोलर विद इन पाकिस्तान आफ्टर द ईयर 2023 इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। आपके पास ये जो मेरे नेम बताएं पैनल्स के, इनमें से कोई भी आप परचेज करें, उसकी डेटा शीट देखें, उस पर बार कोड है, उसको आप स्कैन करें, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो आपने बार कोड है, स्कैन करें। सर अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कस करते हैं आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे सोलर के ऊपर, हमारे साथ राना सरमद मौजूद हैं। सर अच्छा ये बताएं कि सोलर का जो बिज़नेस है वो कितना मुनाफा बख्श है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो आपको मुनाफा नहीं देगा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आप उससे मुनाफा कितना कमाना चाहते हैं, आपकी परसेंटेज क्या, आपने टारगेट्स होते हैं ना कुछ लोगों के, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, दे नेवर एवर टॉक अबाउट द रेट्स। वो कहते हैं ब्रांड है, क्वालिटी है, हम लोग इस पे परचेज करेंगे। तो जो बेचने वाला है या जो हम लोग एज अ EPC कंपनी हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम आपको 0 to 100 इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, एनर्जाइजेशन, हम सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आई बीइंग द सोलर इंस्टॉलर, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामिकली भी देखी जानी चाहिए। आप उसमें देखें कि एक हैंडसम मुनाफा सबको मिल रहा होता है। वो जो लोग कहते हैं ना कि जी देखें मैं तो रेट से रेट की चीज़ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। कोई भी नुकसान के लिए नहीं बैठा होता। हाँ, उसमें कुछ
स्पेशल केसेस आ जाते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड जोन है, आप कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करते हैं, ये वाइस वर्सा चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, गिव एंड टेक है, चीज़ें चलती रहती हैं, बट नुकसान कहीं पे किसी जगह पे भी नहीं है। सारी चीज़ें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो सिर्फ नेक नियति के साथ कोई भी काम स्टार्ट करें, अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत नवाजा है और रब का खास करम है इस मुल्क के ऊपर, और रहना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, सोलर लगवाते हुए किन अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस बड़ी कंसर्न होती है कि कौन सी प्लेट्स लगवानी चाहिए, दूसरा कैसे लगवानी चाहिए, कौन सा जाविया बेटर होगा, और हमारा जो मुल्क है उसका मौसम इसके लिए सूटेबल है क्या, इसको आप वो करते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैडम, हम साउथ पंजाब में बैठे हैं, हम मुल्तान में बैठे हैं, और हम साउथ पंजाब से स्टार्ट करें तो आइडियल आपके पास कंडीशंस हैं सोलर की। हम यहाँ से टुवर्ड्स सिंध साइड पे मूव कर दें, बलूचिस्तान साइड पे मूव कर दें, तो हमारे पास आइडियल केस है सोलर का। पाकिस्तान में सोलर बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो आपको हमेशा से हाइब्रिड सिस्टम के अप्रोच करना चाहिए। अब बेसिकली टोटल 3 तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम है, आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, आपके पास ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अब इसमें डिपेंड करता है कि वेदर यू आर कंसर्न फॉर द रेजिडेंशियल सेक्टर, फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर कमर्शियल, फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो हर सेक्टर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मोस्टली आपकी जो आपके अर्बन एरियाज हैं, आपकी वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम को प्रेफर किया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल में देखें आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, 9 to 5 ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री आपकी अगर डे में प्रोडक्शन चल रही है तो मोस्टली लोग वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाते हैं। ग्रिड टाइट सिस्टम होते हैं, आप उसमें वापडा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात, आप वापडा को बिजली पैदा करके दे रहे हैं, इन रिटर्न वापडा आपको उसके यूनिट्स एडजस्ट करके दे रहे हैं। तो आप देखें कि हमारे करंट सर्कमस्टांसेस में दी बेस्ट सोल्यूशन इज योर हाइब्रिड सोल्यूशन। आपके पास एक अच्छा सोलर आप क्यों लगवाते हैं? टू गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम द वापडा, टू गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी टेंशन के लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है, कोई फॉल्ट आ गया है, ट्रांसफार्मर जल गया, आपके पास अपना इंडिपेंडेंट प्लांट लगा हुआ है, आप अपनी बिजली पैदा करें और आप उसको यूटिलाइज करें। आपके पास लिथियम बैटरीज आ गई, हमारे कॉलर ने लिथियम बैटरी का पूछा था। अभी लिथियम का इतना कंसेप्ट आ गया, आपके पास सॉलिड बैकअप मौजूद है, आप टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वापडा होकर अपना पूरा दिन 24 घंटे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वापडा है या हमें कोई काम करना है तो वापडा के वेट करें। आपके पास सोलर मौजूद है। हाँ, उसमें कोशिश करें इन्वर्टर अच्छी कंपनी का, रिप्यूटेड कंपनी का लगाएं, जिनकी आफ्टर सेल सर्विसेज आपको विद इन सिटी प्रेमिसेस मिले, जिनकी एफिशिएंसी बेहतर हो। पैनल्स ए ग्रेड के लगाएं। सिलेक्शन ऑफ केबल्स, आपके पास केबल्स अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं या आप L2 L3 माउंटिंग्स की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप क्वालिटी कंसर्न ज़रूर होने चाहिए। लाइक आप ये देखें कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स के लिए या कहीं पे हमारी डिस्कशन हो तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप जब बेटी को जहेज़ देते हैं तो अब जहेज़ में एक एसेंशियल आइटम जो आपका सोलर भी है कि आप घर बनाते हैं तो जहाँ घर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक हैंडसम सोलर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब आपकी ये मस्ट रिक्वायरमेंट बन गई है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि 25% आपकी जो सोलर पेनिट्रेट आपका विद इन पाकिस्तान कर चुका है। मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही है, उन सब लोगों ने सोलर इंस्टॉल कर लिया। और इस टाइम पे सबसे आसान और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन आपका सबसे आसान और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन यही है सोलर के ऊपर। आपने यकीन गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत अच्छी भी लगी होगी आपको गुफ्तगू। इससे पहले हमने ईरान अमेरिका इशू को भी डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।